नमस्कार दोस्तों, दोबारा हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। थोड़ी देर हुई वीडियो डालने में क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिज़ी था। वेरी सॉरी। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किए और मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एग्ज़ाम की टेंशन क्या होती है, और एक बैच वो भी है जिनका एग्ज़ाम इस महीने यानी जून में एक एग्ज़ाम है। तो जिनका सेमेस्टर जून में है उनको बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया से कीजिएगा। मैं आज एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, एक मेरे पास कमेंट आया था कि भैया आप एक वीडियो बनाएं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस BTME 141 के ऊपर। अब देखिए, मैं क्योंकि आप ही की तरह बिल्कुल एक स्टूडेंट हूं और मुझे भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा ये पहला साल है इग्नू का, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा, मैंने अभी तक पूरा BTME तो पढ़ा नहीं है, मैं आप ही लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ जैसे मैं पढ़ता हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का थोड़ा सा मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। अब मैं यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी और थोड़ा सा हिंदी में भी बता दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे अपने दिमाग से लिख सकते हैं। देखिए, लिखना तो अल्टीमेटली सबको खुद ही है, मुझे भी अपना एग्ज़ाम खुद ही देना है, लेकिन ये है कि दिमाग में अगर बैठ जाए, थोड़ी सी आसानी हो बैठने में, कि थोड़ा सा याद रह जाए। वो एंड ऑफ द मोमेंट हम लोग जो रिवाइज करते हैं ना, रिविजन जो करते हैं, ये बड़ा काम आता था बचपन में। तो अभी भी अगर हम लोग थोड़ा सा वो क्वेश्चंस देख लें तो क्या है, अगर वो एक भी कॉमन आ गया, मेरे पास टोटल शायद 5 क्वेश्चंस है, 5 सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं। तो उन पांचों सेमेस्टर में कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, और जो बाकी के हैं उन्हीं में से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर इनमें से अगर आप पढ़ के थोड़ा जाएंगे, थोड़ा तैयारी करके जाएंगे, तो ठीक ठाक मार्क्स तो आ ही सकते हैं। मैं बिल्कुल, बाकी वो जो लोगों ने वीडियो बनाया हुआ कि 80% 90%, मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर या कोई प्रोफेशनल इन सब बारे में बताने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं नॉर्मल आपकी की तरह स्टूडेंट हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। अब क्योंकि अगर क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इसमें सुविधा आपको भी होगी, मुझे भी होगी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम दिसंबर में, तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ रह जाएगा। तो अब मेरे को और एक फ़ायदा क्या होगा कि 5 मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, साथ में जून का भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो 6 हो जाएंगे और इजी पड़ेगा मुझे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जून 2022 यानी अभी 2024 है, और जून 2022 सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आए थे BTME 141, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शायद जो मेरे दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम है इस जून 2024 में, उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। जैसे मैंने बताया कि जो मुझे एक कमेंट आया था कि भैया आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, थोड़ा डिस्कस कर दें तो अच्छा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिले तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, तो जून 2022 में टोटल जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे 10 क्वेश्चंस। ये आप सभी को पता है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको किन्हीं 5 का जवाब देना होता है। तो आप खुद अपने हिसाब से जिसको जिस टॉपिक को स्ट्रांगली पढ़ के जा चुके होंगे, उन्हीं को पहले लिखना चालू करें। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, शायद आपने सुना भी हो, पढ़ा भी हो, कि अगर ऐसी कोई ज़रूरी बात है नहीं कि आपको अगर सीरियली नंबर के हिसाब से ही जवाब लिखने हो, कि पहला क्वेश्चन आता है लिख लिया, दूसरा नहीं आता तो फिर भी, मतलब फिर मेरे को तीसरा आता है तो फिर दूसरा थोड़ा आता है, तीसरा ज़्यादा आता है तो मैं चलो दूसरा पहले थोड़ा सा लिख लूँ, फिर ऐसा नहीं है। यदि आपको पहला अच्छे से आता है और तीसरा अच्छे से आता है, आप पहला लिखें फिर तीसरा लिखें, बाद में एंड में वक्त छोड़ें, अगर मौका मिल जाता है तो दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत लिखें। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि पहले जब कोई एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर पढ़ेगा, उसको लगेगा कि इस लड़के को जो सब क्वेश्चंस इसने लिखे हैं उसको मालूम है बिल्कुल। तो अगर आपको पहले के बाद ये लगता है कि अचानक से आपके दिमाग में आएगा, अरे मुझे 10वां क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद आ गया, तो आप पहले के बाद 10वां लिखें, और उसके बाद अगर आपको लगे कि तीसरा भी अच्छे से आता है, बाद में याद आए, तो आप तीसरे को बाद में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जाम में, मैं बताता हूँ। नीटली लिखिएगा, क्लियरली लिखिएगा, साफ शब्दों में लिखिएगा, और गैप दे दे के लिखिएगा। ये चीज़ है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और आप क्या लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को शायद पता है कि एक 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसके जवाब में आपको कम से कम 5 से 6 पन्ने, यानी जो वो लोग लिमिट जो देते हैं, कम से कम 5-6 पन्ने आपको लिखना ही पड़ेगा। ये आपको पता है अच्छे से। तो प्लीज़ 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 जो भी लिखिए, थोड़ा सा
लिंक रख के लिखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग लिखने लग जाए प्लीज़, ये मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा उसके साथ आपका जो टॉपिक है उसके साथ उसका लिंक होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आइए जो 10 क्वेश्चंस आए थे जून 2022 में उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनके जवाब भी मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास बुक है BTME 141, उसमें से ढूंढ, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ी नहीं है अभी भी, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें से ढूंढ के थोड़ा सा आपको बताने की, जवाब तो दिमाग में शायद आपके रह जाए। तो पहला प्रश्न जो था वो प्रश्न था डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं उसको। अगर आप लोग थोड़ा देखेंगे तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि उसमें मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, डिस्कस करने की आप लोगों के साथ में, खुद ब खुद मैंने भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। तो ट्रांसपोर्टेशन, पहली चीज़ तो आप लोग ये देखेंगे, ट्रांसपोर्ट इन द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के यातायात टूरिज्म के पर्यटन को प्रमोट करने में, लोगों के सामने प्रस्तुत करने में, लोगों के और आगे बढ़ाने में कैसे सहायता करती है। तो एक चीज़ आप सभी को मालूम होगी कि बिना यातायात के तो कोई भी टूरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था। आप एक बार दोबारा अगर वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएंगी। मैंने शुरुआती दौर में जब BTME के कोर्स के मैंने पढ़ाई या आप लोगों के साथ डिस्कस चालू किया था, उस वक्त मैंने ये ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि कैसे। फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, मैं पहले तो एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं कि भगवान ना करे अगर किसी को याद ना भी आए तो एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखें। सबसे पहले तो ये लिखें कि बिना ट्रांसपोर्ट के टूरिज्म संभव ही नहीं है, कि विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर विल बी नो टूरिज्म इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज टूरिज्म ऑलवेज नीड्स एनी काइंड ऑफ मिनिमम ट्रांसपोर्ट। कि अगर आप टूरिस्ट हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको मिनिमम कोई ना कोई, आप पैदल तो विश्व की यात्रा नहीं कर सकते। आप एक राज्य से दूसरे राज्य, देखिए वो अलग बात होगी कि आप कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहें, लेकिन अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आप एक जगह पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम एक मिनिमम कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम ट्रांसपोर्ट की जरूरत। तो पहला जो आप लिखें कि विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट देयर विल बी नो टूरिज्म इन दिस वर्ल्ड। तो टूरिज्म तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो। अब ट्रांसपोर्ट कैसे प्रमोट करता है, ये मैं अपने छोटे से दिमाग से बोल रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ से भी थोड़ा देखेंगे, किताब है मेरे सामने खुली हुई, तो किताब से भी हम लोग देखेंगे। इसमें ऐसे लिखा है कि वर्ड ट्रांसपोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्रांसपोर्टे, दिस प्राइमरीली कैरीज गुड्स एंड ट्रांसफर्स पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आप ज़रूर लिखें कि ट्रांसपोर्ट का जो आपका डेफिनेशन है कि ये लैटिन वर्ड ट्रांसपोर्टे से लिया गया है, और इसका पहला काम यही है कि एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इसका पहला कर्तव्य है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्टेशन enables the movement of people or goods safely, economically and timely from one location to another। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह सेफली यानी सुरक्षित तरीके से लेके जाता है, इकोनॉमिकली यानी कम पैसा खर्चा करके लेके जाता है, और टाइमली और सही वक्त पे। यानी आपको अगर आज एक चीज़ कहीं पे पहुंचानी हो या आपको खुद कहीं जाना हो तो आप अगर जल्दी पहुंचना है टाइमली, आप फ्लाइट ले सकते हैं, और अगर उस आपके पास थोड़ा बजट कम है आप ट्रेन ले सकते हैं। अगर थोड़ा बीच का बजट है, थोड़ा ज़्यादा कम, तो आप अपनी गाड़ी या कोई गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारा पहला कि ट्रांसपोर्ट वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्रांसपोर्टे, विच मीन्स कि दैट प्राइमरीली कैरीज पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड द अदर थिंग इज कि ट्रांसपोर्टेशन एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ सेफ मैनर, यानी सुरक्षित तरीके से, टाइमली सही वक्त पे पहुंचा देती है, और इकोनॉमिकली यानी आपकी जेब पे वो भारी भी नहीं पड़ती है। ये है, ठीक है। अब कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। अब इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या है कि ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को कैसे आगे बढ़ाता है। तो थोड़ा बहुत आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया। अब असली मुद्दे पे आते हैं कि टूरिज्म को वो कैसे बढ़ाता है। अब ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल होता है, कैरिंग यूनिट होता है, मोटिव पावर होता है, ठीक है। और टर्मिनल यानी जहाँ से आप
ट्रांसपोर्ट शुरू करते हैं और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपका पहुँचता है उसे कहते हैं टर्मिनल। अच्छा, बीच में कैरिंग यूनिट किसे कहते हैं? जिसमें आप जा रहे हैं, वो फ्लाइट हो सकती है, वो ट्रेन हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है, ये होगी कैरिंग यूनिट ट्रांसपोर्ट की। और तीसरा द मोटिव पावर, किस वजह से वो जा रहा है। आप घूमने के मंशा से जा रहे हैं, आप बिजनेस की मंशा से जा रहे हैं, टूरिज्म जो कर रहे हैं वो किस, तो ये 3 चीज़ें, टर्मिनल हो गया, कैरिंग यूनिट हो गया। अब है कि इसके, अच्छा आपको ये भी बताना है कि ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, कि रेल ट्रांसपोर्ट, मैंने रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट में आता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आ जाता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका आ जाता है कि जो क्रूजेस जाती हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट में आपकी फ्लाइट जो आ जाती हैं। अब यहाँ पे है कि अचीव ट्रांसपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट इन रेगुलेशन पॉलिसी, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म, ये आ गया। आप लोग अपने किताब के 1.7 वाला जो है वो वाला एक बार ध्यान से देखें। तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म, तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म जो है वो इंटरकनेक्टेड है और कॉम्प्लीमेंट्री है, कि बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, एंड कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि अगर तू है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तू है, ऐसा है। ईच अदर प्रोमोटिंग बोथ, से दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन टूरिज्म सिस्टम एज ट्रैवल इज द रूट कॉज ऑफ टूरिज्म प्रोसेस। तो ट्रैवल जो है, ट्रैवल करना यानी यात्रा करना टूरिज्म की मेन कॉज है, बेसिक कॉज है, जो पहली ज़रूरत है। एक ट्रैवल करने में आपको यात्रा पहली ज़रूरत है, यात्रा करना। ट्रैवल जो टूरिज्म जो वर्ड है उसमें जो ट्रैवलिंग है उसमें पहला जो सबसे ज़रूरी है वो है यात्रा करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। रूट कॉज है, वो कारण है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टूरिज्म इमेनेट्स बाई द ट्रैवल एंड विजिट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिन प्लेस टू डेस्टिनेशन। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है भाई, कि हमारे जो TS1 में, कि एक व्यक्ति जो अपने घर को छोड़कर और अपने काम की जगह को छोड़कर जब यात्रा करता है दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं टूरिज्म। लेकिन उसमें वो कैसे जाता है, वो एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द मेजर रोल प्लेड बाय टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म। अब जो मुद्दे की बात, जिस सवाल को दिया गया था जून 2022 में, कि जो मेजर रोल क्या था उसका, एक ट्रांसपोर्ट का मेजर रोल क्या होता है टूरिज्म में, तो वो है, याद रखिएगा ये थोड़ा ध्यान से, फैसिलिटेटर ऑफ टूरिज्म ग्रोथ। ये टूरिज्म को ग्रो करने में फैसिलिटेट करता है, ये टूरिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसे आगे बढ़ाने में धक्का, एक जो होता है ना, एक उसको धक्का देता है कि आप आगे बढ़े, उसको इनाम देता है कि आप चलें आगे बढ़े, टूरिज्म को आगे बढ़ाने में। लिंकिंग द डेस्टिनेशन विद द टूरिज्म मार्केट्स। टूरिज्म का जो मार्केट है, पूरा जो ये पर्यटन का जो मार्केट है, बाजार है, इसको वो अलग अलग डेस्टिनेशंस के साथ में जोड़ता है ट्रांसपोर्ट। यानी आपका टूरिज्म मार्केट हो गया, एक जगह पे आपने टूरिज्म की ऑफिस खोली, मार्केट हो गया आपका। अब आपके वहाँ पे जो आप गाड़ी की व्यवस्था करेंगे वो किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुँचाएगा आपके जो लोग होंगे जो आपको बुक करेंगे आपकी गाड़ी को, तो वो डेस्टिनेशन को लिंक कर देता है आपके बाजार के साथ में। तीसरा, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड एक्सेस विद इन ए डेस्टिनेशन। किसी एक डेस्टिनेशन के अंदर, यानी किसी भी एक पर्यटन की जगह, जो पर्यटन की जगह होती है जहाँ पे लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, ऐसी एक जगह, एक डेस्टिनेशन पे वो मोबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट। कि आप अगर समझ लो यहाँ से आप दिल्ली तो पहुँच गए फ्लाइट से, अब दिल्ली में अगर आपको जाना हो, कि दिल्ली में समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो आप कैब ले लेंगे, आप ऑटो ले लेंगे, आप छोटी वाली रिक्शा ले लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये मोबिलिटी प्रोवाइड करती है विद इन अ डेस्टिनेशन। अगर आपका डेस्टिनेशन दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर में आप अलग अलग ये कर देती चीज़ों में जुड़ जा सकते हैं। एक्ट एज द प्राइमरी अट्रैक्शन। अब क्यों इसको प्राइमरी अट्रैक्शन बोला जा रहा है, यानी ये पहला आकर्षण, मूल आकर्षण होता है पर्यटन का। क्यों? जब भी आप पर्यटन करते हैं, यानी कहीं आप जाते हैं, आप यात्रा करते हैं, तो आप पहले किसी न किसी यातायात के साधन के थ्रू से ही जाते हैं। और जब आप उससे जाते हैं, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, तो जब फ्लाइट चढ़ती है उतरती है तो आपको नीचे एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। जब आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको रास्ते में पहाड़, पर्वत, खेत खलिहान, नदियाँ ये देखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है।
और तीसरा, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो भी आपको ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं, और अगर आप किसी क्रूज शिप से जाते हैं, नाव से जाते हैं, तो आपको सुंदर सुंदर नदी के किनारे या समंदर के दूर के जो नज़ारे होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला आकर्षण ही होता है, आपके घर से निकलते ही आप सीधा डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचते हैं, आप पहले अपने ट्रांसपोर्ट पे बैठते हैं, तो आप वो आकर्षण देखते देखते, क्योंकि आप कुछ नया, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई नवेली चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। लिंकिंग होस्ट डेस्टिनेशंस, जो होस्ट डेस्टिनेशन होती है उसको भी लिंक कर देती है। आप जहाँ से चढ़े और जहाँ पे उतरेंगे, इन दोनों डेस्टिनेशंस को भी वो लिंक कर देती है। प्रोवाइडिंग मोबिलिटी विद इन टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये वही चीज़ है, बार बार इन्होंने घुमा घुमा के बोला हुआ है कि प्रोवाइडिंग मोबिलिटी विद इन टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी डेस्टिनेशन हो गया, उसके बीच में मोबिलिटी होती है कि ऑटो रिक्शा हो गया, कैब हो गया, आप उसके बीच में भी जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पहाड़ पे जाते हैं, अगर आप कालका पहुंचते हैं, तो वहाँ से अगर आप शिमला जाते हैं तो आप वाया टॉय ट्रेन जाते हैं। अगर आप एनजीपी जाते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से आप दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के थ्रू से जाते हैं। तो ये डेस्टिनेशन और या टूरिज्म अट्रैक्शन में मोबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल ट्रैवल ऑप्शंस, क्या होता है, जैसे आपको पता महाराजा एक्सप्रेस हो गया, है ना, तो आपको पता है कि हमारा जो डेक्कन ओडिसी हो गया, तो ये जो हमारी ट्रेनें हैं, वहाँ क्या होता है, रिक्रिएशनल ट्रैवल ऑप्शन देता है कि वहाँ आप उसमें रिक्रिएशन भी अवेलेबल रहता है। आप नॉर्मल ट्रेन भी अगर ले लें, आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, या फ्लाइट में आपको खाना दिया जाता है, आपको ड्रिंक्स दी जाती हैं, आपको जूसेस दिए जाते हैं, तो आप रिक्रिएशन में भी जुड़े रहते हैं। वाइल अगर आप ट्रांसपोर्ट के जाते हैं, तो आप टूरिज्म पे जब जा रहे हैं, तो बीच में आप जब जा रहे हैं उस वक्त भी आपको आराम से एक कुछ रिक्रिएशन मिलता रहता है। डिटर्मिनेंट इन टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन, एक पर्यटक के सेटिस्फैक्शन, उसको जो मूलभूत जो शांति मिलती है, उसको जो मूलभूत संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि में बहुत बड़ा हाथ होता है ट्रांसपोर्ट का, कि भाई मैं चलो अच्छे से घूम घाम के आया, क्या कहाँ से कहीं से घूम के आया, लेकिन कैसे, वाया ट्रांसपोर्ट। मेरी ट्रेन भी अच्छी थी, या मेरी फ्लाइट भी अच्छी थी, मेरा रिक्शा भी अच्छा था, मैं आराम से घूम के आ गया। कंट्रीब्यूटर इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट, अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, एक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। कैसे, सपोज कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं पहली बार फ्लाइट में, तो फ्लाइट लोगों को बहुत अपनी ओर खींचती है। हम लोग भी सपना देखते थे एक वक्त की फ्लाइट में चढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ट्रेन्स बनी हैं अलग अलग टाइप की, टॉय ट्रेन्स हो गई, जो हमारी जो स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन हो गई, ये एक अट्रैक्शन होती है, लोगों का सपना रहता है कि कभी मैं चढ़ूंगा। इनफैक्ट मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसका सपना है कि वो एक बार भी ज़िंदगी में पैसा कमा के उसे महाराजा एक्सप्रेस में टिकट लेनी ही लेनी। तो ये जो यही प्रूफ करता है कि टूरिज्म अट्रैक्शन होता है। मेजर कंट्रीब्यूटर इन टूरिज्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अब टूरिज्म में जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो आपके टूरिज्म के साथ, पर्यटन के साथ जुड़ा हुआ जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी पैसा भी यहाँ से बनता है ट्रांसपोर्ट से, और सोशली भी आदमी अलग अलग लोगों से मिलता है, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि वो नए लोगों को जान पाता है, नई जगहों को जान पाता है, वहाँ के रीति रिवाजों को जान पाता है, तो उनको भी फ़ायदा होता है कि वो भी एक पर्यटक के बारे में जानते हैं, और पर्यटक का फ़ायदा होता है कि वो उन लोगों के बारे में जानते हैं। दूसरा, वहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्ट के थ्रू से पैसा मिलता है, और पर्यटक पैसा खर्चा करता है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक फ़ायदा भी होता है और सोशल फ़ायदा भी होता है। डिटर्मिनेंट इन डेस्टिनेशन सक्सेस, किसी भी डेस्टिनेशन की सक्सेस में ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि किसी भी डेस्टिनेशन में अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा होगा और सक्सेसफुल रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रख लें, बड़ा ही सिंपल सा था, ध्यान में रख लें। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट प्लेड अ प्राइमरी रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ टूरिज्म। इतिहास गवाह है कि ट्रांसपोर्ट ने हमेशा से ही टूरिज्म के प्रमोशन में सबसे अहम भूमिका निभाई है, एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाई है। ट्रांसपोर्ट एनेबल्स अ टूरिस्ट टू एक्सेस द डेस्टिनेशन, ये एक टूरिस्ट को सुविधा देती है कि वो किसी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच जाए। ट्रांसपोर्ट इज क्रूशल इन लिंकिंग द डेस्टिनेशन विद टूरिज्म मार्केट्स, ये टूरिज्म मार्केट्स के साथ ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशन को जोड़ देती है। वही जो हमने पहले पढ़ा, उन्हीं को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके वहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख दें। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज एज अ मोड ऑफ ट्रैवल। हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया है, मेरे वीडियो है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। रेलवेज के ऊपर, रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है जो रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में लैंड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो उसमें रेलवेज के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है और आप लोग चाहें तो वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो यूनिट है जो आपको बताएगा इस बारे में, अगर आप BTME की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका यूनिट 3 जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी उसके रेल ट्रांसपोर्ट का चरित्र क्या क्या है, उसके फायदे क्या क्या हैं और उसका नुकसान क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या क्या है आपके यहाँ पे जो दिए हुए हैं, छोटे छोटे मैं बता देता हूँ आपको। पहला कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो मैं अब टॉपिक्स के हिसाब से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा खुद से लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैं अगर पढ़ने जाऊँगा तो फिर दोबारा वही एक ही चीज़ बार बार क्लास हो जाएगी। तो हम लोग खुद डिस्कस करते हैं, आप लोग दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलवे क्या क्या है। पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये हर बंदे के लिए, हर पब्लिक इस रेलवे में जा सकती है कि आप अगर एक ट्रेन में कोई भी बंदा चढ़ सकता है, कोई भी बंदा चढ़ सकता है, यानी आज अमीर भी चढ़ सकता है, गरीब भी चढ़ सकता है। जैसे फ्लाइट में हर बंदा अवेल नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेन हर किसी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, इसमें कोई भी बंदा आराम से चढ़ सकता है। और रेलवेज आर मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। एक ट्रेन में कई 100 लोग जा सकते हैं, एक गाड़ी में उतने लोग नहीं जा सकते एक फ्लाइट में, लेकिन ट्रेन में कई 100 लोग। तो ये बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। मोस्ट वाइडली यूज यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला। तो रेलवे का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हर पब्लिक, इसमें खूब सारी पब्लिक 100 के हिसाब से चढ़ती है। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यातायात का साधन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यातायात। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकते हैं। फ्लाइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भैया, गाड़ी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन ट्रेन में आप कम पैसे में जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यातायात की एक यातायात का एक साधन है ये। तीसरा, टाइम टेबल। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका एक टाइम टेबल होता है, आपको पता है फ्लाइट का जैसे एक टाइम टेबल होता है, ठीक उसी तरह इसका भी एक टाइम टेबल रहता है कि आप इस वक्त यहाँ से चढ़ेंगे, उस वक्त वहाँ पहुँचेंगे। तो आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ कर सकते हैं कि भैया मुझे इस वक्त रात में जाना है, इस वक्त ये ट्रेन है, इससे मैं वहाँ पहुँचूंगा। मुझे दिन में जाना है, इस वक्त ये ट्रेन है, इससे मैं वहाँ पहुँचूंगा। ये हो गया तीसरा। तो क्या हो गया रेलवे में? पहला हो गया हमारा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरा हो गया हमारा कि मोस्ट मैक्सिमम यूज जो होता है उसी का होता है, तीसरा हो गया टाइम टेबल। ये वक्त के हिसाब से चलता है। इसका पूरे देश में जो रेलवे है उसका एक वक्त निर्धारित किया हुआ है कि ये इस वक्त ट्रेन इस यहाँ से इतने बजे चलेगी, वहाँ पे इतने बजे। चौथा, वैरायटी ऑफ ट्रेन। ये तो बहुत सी किस्मों की ट्रेन आपके पास मौजूद है, अलग अलग किस्मों की ट्रेन मौजूद है आपके पास, मतलब बहुत तरीकों की ट्रेन मौजूद है आपके पास में। टूरिस्ट ट्रेन जो बहुत महंगे हैं, लोकल ट्रेन जो बहुत सस्ते हैं, और नॉर्मल जो रिजर्वेशन वाले जो ट्रेन है इसमें अलग अलग बोगीज़ हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सारी बोगीज़ आपको मिल जाती है, जनरल कंपार्टमेंट सब मिल जाएगा। तो 2 टियर AC, 3 टियर, नॉर्मल स्लीपर क्लास, तो हर तरीके का आपको इसमें वैरायटी मिल जाती है ट्रेन में। अच्छा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो रेलवेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, इट मीन्स द रेलवे लाइन्स वंस लेड डाउन कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रेलवेज को आप ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। अगर जैसे गाड़ी, सड़क जो है, सड़क इज ट्रांसफरेबल, कि अगर सड़क में बस चलती है तो सड़क में कैब भी चलती है, सड़क में आपकी पर्सनल गाड़ी भी चलती है, लेकिन रेलवेज के ट्रैक पे कुछ और नहीं चल सकता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही चल सकती है, तो नॉन ट्रांसफरेबल है। सेपरेट रेट फिक्सेशन। अब यही मैंने जो पहले बताया कि अलग अलग रेलों में, अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग रेट है, अलग अलग दाम है, अलग अलग उसके चार्जेस हैं कि आप अगर AC में जाना चाहें अलग चार्ज है, अगर आप जनरल में जाना चाहें अलग चार्ज है, सेकंड क्लास में जाना चाहें तो हर का अलग, सीटिंग में जाना चाहें, ये चीज़ें आप लिखें वहाँ पे, कंटेंट को बड़ा करने के लिए लिखें ये चीज़ें कि आपके पास अलग अलग उसके पास चार्जेस हैं रेल के। सातवां है फेयर क्लासेस,
कि अलग अलग फेयर क्लासेस, वही चीज़ दोबारा इन्होंने रिपीट की है कि फेयर क्लासेस हैं उसमें। एसी हो गया, एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, चेयर कार, एसी चेयर का स्लीपर, सेकंड सीटिंग के अलग अलग उसमें फेयर क्लासेस हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। 8वां है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ये एक कैरेक्टरिस्टिक जो है रेलवे का नेगेटिव है। तो हम लोग ये बाद में बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। क्यों लगता है? एक रेलवे की पटरी बिठाने में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जगह खरीदो, उसके बाद पटरियां बिछाओ, पत्थर डालो, लकड़े डालो, हुक लगाओ। एक ट्रेन कंपार्टमेंट, एक पूरी रेल करोड़ों में बनती है, तो इसके ऊपर बिजली जाती है, बनने में पैसा लगता है, बहुत ह्यूज इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इसी को आप बढ़ा के लिखें। अच्छा, मोनोपोली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स मोनोपोली ओवर रेलवेज, दिस मीन्स एंटायर ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ द। तो इसमें मोनोपोली कैसी है? इसका कैरेक्टरिस्टिक कि पूरे देश की जो रेल व्यवस्था है उसका कोई प्राइवेट ओनर नहीं है, कि वो किसी की खुद की धरोहर या संपत्ति नहीं है, वो भारतीय रेल की संपत्ति है। यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेल ही जो चाहे नियम उस पर लागू करेगा, उनकी मोनोपोली चलती है इसके ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो है इसका है कैरेक्टरिस्टिक है, वो है प्रिविलेजेस, कि आपको इसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। जैसे रेलवे नीड स्पेशल अरेंजमेंट टू ऑफर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रेलवे नीड स्पेशल प्रॉपरली राइट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में इनको प्रिविलेज की ज़रूरत पड़ती है कि अपनी पटरियां बिछा सकें, ज़मीन खरीद सकें, वही चीज़ जो मैं पहले बता रहा था, ब्रिज बना सकें, इनके लिए इनको प्रिविलेज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं अपने डिस्कशन पे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में, कि मोस्ट रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय तरीका है ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, क्योंकि इसमें आपको किसी भी ख़राब वेदर कंडीशन में फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, जो भी हो रहा है, आप अगर ट्रेन के अंदर हैं तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चैन की नींद ले सकते हैं, जैसा फ्लाइट में भी होता है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है? अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू शेड्यूल्ड यूनिफॉर्म एंड रेगुलर सर्विसेज। ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्यों? बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ बिल्कुल नियम के मुताबिक है इसमें। शेड्यूल्ड यूनिफॉर्म एंड रेगुलर सर्विस, क्योंकि हर ट्रेन का एक शेड्यूल्ड टाइम होता है, एक रूट होता है और सर्विस होता है कि आपको ऐसी सर्विस मिलेगी, ये खाना मिलेगा, इस जगह से इस जगह जाएगी ट्रेन, ये उसका रूट है और इतने बजे चलेगी ट्रेन। तो हर चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड है। suitable for long distance journey due to the availability of AC and non-AC sleeper coaches embedded with various amenities। अब लंबी दूरी की यात्रा अगर आपको करनी हो तो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको AC नॉन AC स्लीपर कोचेस मिलती है जिसमें आप आराम से सो के जा सकते हैं, आपको पंखा मिल जाता है, खाना मिल जाता है ट्रेन के अंदर। चौथा हो गया सूटेबल फॉर कैरिंग बल्की एंड हैवी बैगेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब लंबी दूरी तय करनी हो, जैसे मैं बम्बई गया था तो मैं 8 सामान लेके गया था ट्रेन में, तो ये फ़ायदा आपका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भारी भारी सामान भी ट्रेन में अपने साथ लेकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। या तो आप ट्रेन में बुक कर दें अपने साथ में, वो सीधा वहाँ पे आके उतार लें आप, वो भी एक सुविधा है। मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज पैसेंजर फ्यूल कंजम्पशन इज लेसर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ी खुशखबरी इसकी ये चीज़ है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी प्रदूषण से मुक्त है, यानी हमारे प्रकृति के लिए बहुत हेल्पफुल है, दोस्ती वाली है, क्योंकि इसमें बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें एरोप्लेन में, जैसे उसका एरोप्लेन का आपका एरोप्लेन वाला जो जिसको हम लोग एविएशन फ्यूल बोलते हैं वो जलता है, गाड़ियों में हमारा पेट्रोल डीजल जलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक वाला जलता। ठीक है, मोर इकोनॉमिक देन मोस्ट ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपकी जेब में खर्चा भी कम आता है कि आप फ्लाइट में जाएंगे बहुत खर्चा आएगा, आप एक गाड़ी बुक करके यहाँ से अगर कश्मीर जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन आप ट्रेन से बहुत सस्ते में पहुँच सकते हैं। सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉसिबिलिटीज और ब्रेकडाउन एक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा सेफ भी है, क्यों? क्योंकि आप अगर जैसे बुरा अगर वेदर है तो आप फ्लाइटें उड़ेंगी नहीं, धुंध ज़्यादा है तो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं कहीं पेड़ गिर गया तो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप रेल की पटरी से जा रहे हैं तो बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा सेफ है, बाकियों से थोड़ा ज़्यादा सेफ है, तो रिलायबल भी है ये।
ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट इसमें कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते लेकिन कम होते हैं। लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी अमंग ऑल द मोड्स ऑफ। अब ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि भाई अगर आप बस से भी जा रहे हैं, अगर आप कैब से भी जा रहे हैं, अगर आप फ्लाइट से भी जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग एक वक्त पे एक ट्रेन से जा रहे हैं उतना तो किसी भी दूसरे मोड के ट्रांसपोर्ट मोड से नहीं जा सकते, सबसे ज़्यादा लोगों को लेके जाते। रेलवेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लैक्स ऑफ पीपल इन। अब रेलवे क्या करता है, सबसे बड़ा एडवांटेज एक और है, लाखों लोगों को ये नौकरी देती है। रेलवे जो लाखों लोगों को नौकरी, क्यों, इतने डिपार्टमेंट हैं इसके, कि जिसकी वजह, क्योंकि अलग अलग जगह पे स्टेशन है। फ्लाइट का तो ऐसा है कि देखिए एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन रेल क्या है, एक छोटा स्टेशन 1 किलोमीटर पे, फिर 2 किलोमीटर पे, तो अलग अलग हर जगह पे लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। हेल्प्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ नेशन बाय फैसिलिटेटिंग ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। किसी भी देश या राज्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उनका जो प्रौद्योगिकी यानी उद्योग जो है, उस उद्योग को आगे बढ़ाने में क्यों हेल्प करती है, क्योंकि हैवी गुड्स, जो भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचा सकते हैं, रॉ मटेरियल आप पहुंचा सकते हैं, जो कच्चा माल है उसको आप पहुंचा सकते हैं, और जो तैयार माल है उसको भी आप पहुंचा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवे क्या है। जो रेलवे के फायदे तो पता चल गया, अब रेलवे के नुकसान क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स गेटिंग लॉस्ट व्हेन ट्रांसपोर्ट थ्रू रेलवे ड्यू टू द बल्क क्वांटिटीज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एवरी टाइम। सबसे बड़ा है कि आपका सामान खो जाने का, जो अगर आप बुक करते हैं तो एक आपका सामान खो जाने का एक बहुत बड़ा चांस रहता है। क्यों, क्योंकि इतना लाखों सामान डेली उसमें से जाता है कि कहीं बीच में बहुत लोगों का सामान खो जाता है रेलवे में। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेलवे की, कि सामान अगर आप बुक करते हैं खो जाता है। रेलवे सफर रिजिडिटी एज टाइमिंग्स एंड रूट्स कांट बी टेलर्ड एज पर इंडिविजुअल नीड्स। रेलवेज जिद्दी है, अक्खड़ है, क्यों, क्योंकि भैया उनकी टाइमिंग फिक्स है। आप ये सोचो कि अच्छा अभी मूड नहीं कर रहा तो रिजर्वेशन करवाया, चलो रेलवे को बोल देते हैं भाई आप ट्रेन 2 घंटे बाद छोड़ो, मैं थोड़ा सो लूँ, ये आप कर नहीं सकते। तो रिजिड है भैया, उसके हिसाब से आपको चलना है, वो आपके हिसाब से नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। गाड़ी रही तो आपने अपने हिसाब से निकाली गाड़ी तो चलो, नहीं तो बैठ गए कहीं पे रुक गए। रेल ट्रांसपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस लाइक रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में मैंने पहले ही अपनी क्लास में जो मैंने एक अपना वीडियो बनाया उसमें बताया हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट में तो आपको गाड़ी ऑटो आपके घर तक छोड़ सकते हैं, रिक्शा घर, लेकिन रेल आपको आपके घर तक नहीं छोड़ सकती। ये एक बड़ा नुकसान है, बशर्ते कि आपका घर रेलवे ट्रैक के ऊपर ना हो कि आपने वहीं गाड़ी रोकी और उतर गया। अच्छा, ह्यूज कैपिटल आउटले रेस्ट्रिक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ रेलवे इन रूरल एरिया। अब इतना पैसा लगता है, इतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है कि रूरल, बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में इसको फैलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ कठिनाइयाँ होती है रेलवे लाइन बिछाने में, तो उसको फैलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि पैसा बहुत लगता है। रेलवेज रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। वही बात दोबारा बोल रहे हैं, रेलवे को तैयार करने में, उसको मेंटेन करने में, यानी आप उसको किस तरीके से रख रखाव करेंगे उसका, और ऑपरेट करने में, उसकी परिचालना करने में, उसको चालित करने में, उसको चलाने में और बनाने में बहुत बड़ा पैसा लगता है। इंटरमीडिएट लोडिंग एंड अनलोडिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, वेयर एंड टियर एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या होता है कि रेलवे में आप जब सामान बुक करते हैं तो वो कोई आपका बहुत ध्यान से सामान चढ़ाया उतारा नहीं जाता है। हमने देखा ये चीज़ कि कहीं भी फेंक देते हैं स्टेशन पे लाके, उससे क्या होता है आपका सामान को नुकसान पहुंच सकता है, और उसमें अब वेस्टेज वक्त भी उसमें बहुत ज़्यादा आपका जा सकता है कि आपने पता लगा कि जो सामान 15 दिन में आ रहा था वो आया नहीं, कहीं पड़ा हुआ है बीच में, किसी वजह से रुका हुआ, फिर बाद में आएगा। और हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है उसको भेजने में। रेलवेज आर पर्टिकुलरली रिस्की फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेजाइल। अब रेलवे सबसे ज़्यादा रिस्की है फ्रेजाइल, यानी टूटने फूटने वाला आइटम आप रेलवे से नहीं भेज सकते साहब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 99% चांस है कि वो टूट फूट के आपके घर पहुँचेगा, वो उस तरीके से केयर नहीं करते उसको। रेलवेज मस्ट कैरी अ फुल लोड फॉर देयर इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। अब सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा लोग चढ़ सकते हैं एक ही वक्त पे, कई सौ, तो अब रेल ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया 10 लोग चढ़ा लिया और रेल चढ़ी गई, इससे तो रेल को नुकसान में होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भैया पूरी रेल भरी हो, तभी जाके रेल का पैसा निकलेगा, कि एक ट्रैवल जो रेल एक जगह से दूसरी करती है उसका पैसा तभी निकल सकता है जब उसमें लोग भरे हुए हैं, वरना रेल को नुकसान पहुंचता है। द ह्यूज कैपिटल आउटले इन रेलवेज गिव राइज टू मोनोपोली। अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो मोनोपोली हो जाती है कि कोई एक ही, जैसे इंडियन रेलवेज ने ही इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा हुआ है, उनका अधिकार है इसके ऊपर, कोई दूसरा इसके ऊपर अपना हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि पैसा वही लोग, उतना पैसा कोई और खर्चा कर नहीं सकता।
इट टेक्स मच टाइम एंड एफर्ट इन बुकिंग एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक सामान को बुक करने में रेलवे में और उसको दोबारा पाने में। तो ये हो गए रेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तीसरा सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द टू फॉलोइंग। अब पहले जो 2 सवाल मैंने बताया वो 20-20 नंबर के थे, यानी आपको कम से कम 6 पन्नों का तो जवाब लिखना ही लिखना है, आप लिख सकते हैं। अब जो तीसरा सवाल है इसमें कहा गया कि किन्हीं 3 ऑप्शंस हैं कि इसमें किन्हीं 2 पर आप शॉर्ट नोट्स लिख दें, छोटे छोटे नोट्स लिख दें। ठीक है, यहाँ पे 2 into 10 यानी 10 नंबर का एक नोट है, यानी एक आप 3 पन्ने का लिखें और दूसरा 3 पन्ने का लिखें, सिंपल। पहला है ओपन स्काई पॉलिसी। द ईज ऑफ एक्सेस टू फ्लाई टू अदर कंट्रीज डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ स्काई ओपननेस और द नंबर ऑफ फ्रीडम्स ऑफ एयर ग्रांटेड टू फॉरेन एयरलाइंस बाय ए कंट्री। ओपन स्काई पॉलिसी उसे कहा जाता है कि द ईज ऑफ एक्सेस टू फ्लाई टू अदर कंट्रीज, एक देश से दूसरे देश में आप कितनी आसानी से अपनी फ्लाइट को उड़ा के ले जा सकते हैं। सिंपल सी बात, आज अगर आप चाहें कि पाकिस्तान के ऊपर से हमारी कोई फ्लाइट निकले कहीं दूसरे देश जाने के लिए, नहीं जा सकती, पाकिस्तान उसको बम मार के या मिसाइल मार के उड़ा देगा। तो ये जो हमको आसानी नहीं होगी, तो वो आसानी जिससे एक देश अपनी फ्लाइट को ले जाके दूसरे देश में पहुंचा सके, और ऑन द डिग्री ऑफ स्काई ओपननेस कि कितना आसमान को ओपन किया हुआ है, यानी कितना आसमान को खुला छोड़ा है दूसरे देश के लिए। नंबर ऑफ फ्रीडम्स ऑफ एयर, कि कितना फ्रीडम ऑफ एयर दिया हुआ है, कि आपको कौन कौन से फ्रीडम, जो हमने पहले पढ़े फ्रीडम में, कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको आसमान में उड़ के जाने के लिए दी। आपको वहाँ उतरने की फैसिलिटी है, या तो आप नहीं उतर सकते, या तो आप उतर सकते हैं लेकिन कोई किसी को उतार या चढ़ा नहीं सकते, या तो आप उतर सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं, या तो आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब कितना ज़्यादा है, उसे ओपन स्काई पॉलिसी कहा जाए। अ कंट्री फॉलोज सच पॉलिसी टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज पैसेंजर फ्लो, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, फ्लाइट फ्लो एंड डोमेस्टिक गुड एक्सपोर्ट। कोई भी कंट्री को ओपन स्काई पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्यों मिलता है, उसका फ़ायदा बढ़ जाता है, पैसेंजर फ्लो बढ़ जाता है इससे। अगर आप एक देश से दूसरे देश पे जा सकते हैं किसी तीसरे देश के ऊपर से, तो आप ज़्यादा लोगों को ला सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल की, विदेशी लोग ज़्यादा आपके घर पे आएंगे तो आपके देश में फ़्लाइट फ्लो भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, फ़्लाइटों की जो फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और डोमेस्टिक गुड एक्सपोर्ट, और आपके घर का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लग जाता है तब दूसरे देशों में। It is a bilateral agreement that provides right for airlines to offer international passengers and cargo services. तो ओपन स्काई पॉलिसी एक बाइलैटरल एग्रीमेंट होता है, 2 देशों के बीच में एक लिखित एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत राइट्स दी जाती हैं, यानी अधिकार दिए जाते हैं किसी भी एयरलाइंस को टू ऑफर इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो सर्विस, कि आप इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, कार्गो यानी सामान को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ओपन स्काई पॉलिसी फॉर एयर कार्गो इन 1990। 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एयर स्काई पॉलिसी ले ली थी। इट वॉज इनिशियली फॉर 3 years, पहले 3 साल के लिए लागू हुआ था, बट लेटर ऑन इन 1992 1992 में द पॉलिसी वॉज एक्सटेंडेड परमानेंटली बाय द गवर्नमेंट। पहले 3 साल के लिए लागू हुआ था, उसके बाद इसने परमानेंटली उसको उसकी सहमति दे दी। दिस पॉलिसी इज अलाउड एयर टैक्सी ऑपरेटर्स टू फंक्शन इट्स कैरियर्स ऑन द चार्टर एंड नॉन चार्टर बेसिस फॉर एनी एयरपोर्ट इन इंडिया। इसके तहत क्या हुआ, चार्टर्ड एयरपोर्ट्स जो हैं और नॉन चार्टर्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनको ऑपरेट करने की सुविधा दे दी गई कि आप भैया हमारे किसी भी देश के एयरपोर्ट से आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 has allowed the Indian government to engage in bilateral open sky air service agreement on the reciprocal basis with South Asian Association of Regional Cooperation। सार्क देश जो हैं, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं, सार्क मीटिंग जो होती है हमारी, उसको जो है 2016 में सहमति दे दी गई इंडिया को भी उसके अंडर में, ताकि वो साउथ एशियन इन देशों नेशनल कंट्रीज बियॉन्ड 5000 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम न्यू दिल्ली, 5000 किलोमीटर न्यू दिल्ली से 5000 किलोमीटर की रेडियस पे जहाँ जहाँ भी देश हैं, उनको वो हमारे यहाँ से फ्लाइट जा सकती है और वहाँ से आ सकती है। टुडे इंडिया हैज अ बायलैटरल एग्रीमेंट विथ ओवर 100 नेशंस। तो ओपन स्काई पॉलिसी के अंडर में इंडिया की आज करीब 100 देशों के साथ लिखित एग्रीमेंट है इंडिया का। इंडिया हैज ओपन स्काई एग्रीमेंट विद कंट्रीज सच एज यूएसए, जमैका, जापान। तो
तो इंडिया का देखिए किन किन देशों के साथ ओपन स्काई पॉलिसी है। यूएसए, अमेरिका, जमैका, जापान, ग्रीस, फिनलैंड, गुयाना एंड अदर्स। इतने लोगों के और भी काफ़ी देशों के साथ में है। देयर आर लिमिटेड ओपन स्काई पॉलिसीज विथ एशियन कंट्रीज विथ सम रेस्ट्रिक्शंस विथ यूके। यूनाइटेड किंगडम्स के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं हमारे ऊपर जिनको हम नहीं क्रॉस कर सकते। A revised open sky policy in 2020 has been announced to ensure equal opportunity for Indian registered operators in the air cargo capacity। तो सन 2020 में ओपन स्काई पॉलिसी के तहत अनाउंस किया गया है, घोषणा की गई इस चीज़ की कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स, कि इंडिया से जो फ्लाइट्स कंपनीज जो रजिस्टर करती हैं उसके लिए ओपन कार्गो कैपेसिटी, कि वो लोग कार्गो कैपेसिटी सामान ले जाने की कैपेसिटी जो है वो लोग बढ़ा सकते हैं और लेके आ सकते हैं और ले जा सकते हैं।